स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोगों को हम लोगों ने चीज़ों को समझाए कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बंगाल पढ़ रहे हैं, है ना, बंगाल को आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि यहाँ पर बंगाली भाषा बोली जाती है। और हमने देखा कि बंगाली भाषा किस प्रकार से संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया। तो एक बार मैं आपको ये बोल दूंगा कि जब आप लोग कोई भी न्यू क्लास करते हो, है ना, तो जब न्यू क्लास हम लोग करते हैं तो पुरानी क्लास आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आगे की जो चीज़ें हैं वो समझने में आपको काफ़ी आसानी होती है। तो अभी हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपने पुराने दोनों पार्ट, मतलब जो चैप्टर नंबर 7 था उसके हम लोगों ने 2 पार्ट में वीडियो बनाए थे, तो दोनों पार्ट को अब आप लोगों ने देख लिया होगा, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग देखेंगे 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन जो हुए, है ना, किस प्रकार से जो हम लोग देखेंगे कि जो मुग़ल साम्राज्य था उसका किस तरह से चीज़ें हुई, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद करूँगा कि चैप्टर नंबर 3 वाला वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग ट्राई करेंगे कि बहुत सी चीज़ें कवर हो और कोशिश करेंगे इसको 2 पार्ट में डिस्कस करने की, क्योंकि 2 पार्ट में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं और एकदम डिटेल में डिस्कस करने की कवर करते हैं। क्योंकि देखो, जब भी आप कोई भी क्यों ना आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्यों ना आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या क्यों ना आप क्या बोलते हैं उसको, क्यों ना आप क्या बोलते रहे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तीनों हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको टीचर्स ऐसा बोलते हैं। मैं भी जब पढ़ाता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि एक बार अगर आप लोगों ने जो एनसीईआरटी है वो लाइन टू लाइन पढ़ लिए तो आप लोग को यहाँ पर बड़े बड़े कंसेप्ट, जो बड़े बड़े युद्ध हैं उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो एनसीईआरटी हमारा जो मेन मोटो है एनसीईआरटी कवर करने का, वो हमारा मोटो है कि हम लाइन टू लाइन, कोई भी लाइन आपसे मिस ना हो, वो हमारा इस बार का प्रयास है। ठीक है, तो आप लोग एक ये मैप को देखेंगे और इसके जस्ट बाजू में एक और मैप है। ठीक है, दोनों मैप को आपको ध्यान से देखना है, किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत में आए और किस तरह से उन लोगों ने मसूलीपट्टनम बोल दो या फिर बंगाल बोल दो, कहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं उसको स्थापित की है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्ण अगर देखते हो दोनों चित्रों को तो आपको लगेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वाध, पूर्वाध मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत ही आसान, पूर्वाध मतलब क्या होता है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है, पूर्वाध हो गया, उत्तरार्ध हो गया, वो हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जब आप लोग बड़ी क्लास में जाओ, बड़ी क्लास में जब आप लोग समझो, तो ये ऐसे जब शब्द आए तो उनसे आप बहुत अच्छे से डील कर लो। ठीक है ना, तो फर्स्ट हाफ होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट हाफ होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाध के दौरान क्या होता है, उपमहाद्वीप के कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं हुई, है ना। जो घटनाएं आज हम लोग देखेंगे किस तरह से हुई, कहाँ पर कौन सा राज्य आया, किसने किसको हरा दिया, ये सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद गौर कीजिए कि स्वतंत्र राज्यों के उदय में मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली, है ना। उसके बाद आप लोग देखोगे कि मुगल साम्राज्य एक समय पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली राज कर रहा था, वो किस तरह से धीरे 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 उसका पतन होते गया। आप यह भी देखेंगे कि 1765 में एक अन्य शक्ति यानी कि कौन, ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत में बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया, जो कि आप लोग क्लियरली इन दोनों मैप को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे सिंपली डिफरेंस दिखेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर अगर देखते हो मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा, ठीक है, यहाँ से जो दिया ये बाहरी सीमा है, 1700 की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट मैप को देखोगे तो 18वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब ब्रिटिश नियंत्रण, आप लोग देखोगे किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे नियंत्रण करना शुरू कर दिया, है ना। कलिकट में उन लोगों ने वो किया। तो ये सब चीज़ों को आपको बारीकी से सब समझोगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। अभी आप लोग इतना समझो कि ये सब चीज़ें हुई, किस तरह से अंग्रेज आए, उन लोगों ने अपनी चीज़ों को स्थापना किया। ठीक है, तो दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी में एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक क्या होती है, बदलना शुरू हो जाती है। आप लोग देखोगे लगभग 1700 के बाद से 1800 में बहुत स्पीड से, मतलब जो चीज़ें हैं वे आपको चेंज होती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वाध, मोटे तौर पर हम लोग क्या बात करेंगे, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है,
औरंगजेब की जब मृत्यु होती है वहाँ से लेके 1761, है ना, 1761, 1707 से लेके 1761 तक जब पानीपत की लड़ाई होती है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए और ऐसे आपको लिंक करना है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है ना, तीसरी लड़ाई होती है, तो उसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में मुख्य तौर पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों लड़ा गया, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरह से टैकल करते हो, इन सब चीज़ों को किस तरह से आप लोग समझते हो, इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। उसके बाद मैं आपको एक और बता दूं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश क्षेत्र आप लोगों ने देखा किस तरह से फले और फूले। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक, पहला टॉपिक, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। आप देखोगे किस तरह से जो संकट की स्थिति बनी यहाँ पर मुगलों के लिए, जो कि अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो अध्याय 4 में तालिका देखो, औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी, को बताना है इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इसको ब्यूटीफुल तरीके से क्या करता है, बनाता है, और ये इसीलिए बनाता है कि आपके मन में इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते ये जो टॉपिक्स है ना ये आपको रिलेट करे। ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। इतिहास पढ़ रहे हो आप, है ना, इतिहास जब आप पढ़ रहे हो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इतिहास पढ़ते समय, आपके मन में चीज़ें आना कि ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, या ऐसा हुआ तो इससे इसका परिणाम क्या होता है। तो ये चीज़ें जब आप लिंक करते चलोगे तो बहुत आसानी दिखाई देंगी आपको। उसके बाद हमने देखा कि अध्याय 4 में मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। हमने देखा कि किस तरह से अगर हम लोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो मुगल साम्राज्य ने किस तरह से वहाँ पे अपना दबदबा बनाया। उसके बाद 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के क्या हो गए, संकट आने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। ठीक है, अब इसके कोई एक कारण नहीं है, अब मैं आपको पूरे कारण लिखा सकता हूँ, है ना, मैं पूरे कारण बता दूंगा कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या है, लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो मैं आपको एक और बार आग्रह करूँगा, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो ना तो चीज़ों को रीड करो और उसको कंसोलिडेट करो, क्योंकि ये जब आप लोग करोगे तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे मुख्य तौर पर, जब मुगल साम्राज्य के 12 शासकों को पढ़ोगे तो आपको लिंक करने में क्या होंगी, काफ़ी मदद होंगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण क्या हुआ, जो पतन के जो कारण थे। ठीक है, बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय समाधानों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। ठीक है ना, आज भी ये चीज़ लागू होती है। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और आपका खर्चा 120 रुपये है तो ये निश्चित तौर पर तय है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको तंगी का सामना करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर मुगलों ने भी गलती की, है ना, वित्तीय संसाधनों को बहुत ही अधिक खर्च कर दिया उन्होंने, और अधिक खर्च जब आप करते हो तो उसका परिणाम आपको साफ दिखाई देता है। अभी आपको नहीं दिखेगा, अभी आपको बहुत मज़ा आएगा, पर आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने शासनकाल में साम्राज्य की प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगती है और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों के वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया, है ना। अब एक बात बताओ आप, जब आपके पास पैसा ही नहीं हो तो ये सब जो परेशानियाँ, छोटी मोटी परेशानियाँ क्या होती है, बड़ी परेशानी बन जाती है। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, मतलब क्या होते थे, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांत में अपना नियंत्रण दृढ़ किया, राजधानी में पहुँचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उसके बाद उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को दृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का
प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझेंगी। आप अभी आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप बड़ी बड़ी किताबों को उठाओगे, है ना, बड़ी बड़ी आप जब हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप देखोगे किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस आपको बढ़ जाएगा, और आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो यहाँ पर अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपको आने में बहुत बहुत मज़ा आने वाला है इतिहास को पढ़ने के लिए। अब ये जो चीज़ें हैं, मैं तो लगातार आपसे बोलता हूँ एनसीईआरटी की बुक ले लो, है ना, आप लोग क्लास 7th बोलो और लेटेस्ट ले लेना, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, है ना। ओल्ड एनसीईआरटी में इतने चैप्टर्स भी नहीं है ना, इतने चैप्टर्स भी नहीं है। तो बुक ले लो, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये रीड करना है, बस एक रीड मारना है आप लोगों को। तो भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ किस तरह से होती है और उसका परिणाम कैसे होता है, ये आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक कौन, नादिर शाह, क्या करता है नादिर शाह? नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, ये सब परिस्थिति होने के बाद, और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। लगातार आप लोगों ने देखा होगा, भारत में आया नादिर शाह, इराक का शासक था, दिल्ली पर आक्रमण किया और लूटा, और लूट के सब धन ले गया। उसके बाद नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक कौन, अहमद शाह अब्दाली आता है, अहमद शाह अब्दाली आता है। आक्रमणों को ताला लगा रहा था उसने, तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार, ठीक है, 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। तो अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था? अफ़गान का था। नादिर शाह कहाँ का था? ये अभी आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है, क्योंकि आप जब संपूर्ण पढ़ोगे तो वहाँ पर तो आपको ये सब चीज़ें मिलने को मिलेंगी। अब नादिर शाह पर का दिल्ली पर आक्रमण किस तरह हुआ, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चित्र 1 में आप देख रहे हो कि जो नादिर शाह है वो 1779 का एक चित्र है। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन इस तरह किया है: 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ सोने के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें कुछ तो इतने कीमती थे कि दुनिया ने उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनको कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहन कर पोशाक का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे हैं, और इनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए हैं। नए शहर शाहजहाबाद अब मलबे का ढेर बन गया है। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। तो इस तरह से आप लोग देखोगे कि जो बोलते हैं ना, फर्श से अर्श तक आने में समय नहीं लगता है। इसीलिए सबसे बड़ी एक गलती ये भी मानी जाती है, इतिहासकार लिखते हैं कि मुग़ल लोगों की सबसे बड़ी गलती यह भी मानी जाती है कि उन लोगों ने उस समय जब अपना अस्तित्व किए तो बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ किए जिन गलती के कारण उनका कुछ इस तरह से हाल हुआ, है ना। उसके बाद हम देखेंगे साम्राज्य पर अब और से दबाव पड़ ही रहा था। अभिजीतों के विभिन्न समूह की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजीत 2 टुकड़े में बटे हुए थे, पहले ईरानी और दूसरा तुरानी। हम पढ़ेंगे सब, तुरानी क्या थे सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तुरानी हम लोग अगर बात करें तो एक तुर्क मूल के लोग होते हैं, तुर्की बोल सकते हो आप लोग। काफ़ी समय तक परवर्ती मुग़ल बादशाह इनमें से एक दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुग़ल बादशाह, कौन, फ़र्रुखसियार जो कि कौन था, 1713 से लेके 1719 तक इसने राज किया, और आलमगीर तृतीय, सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। अभी आप लोग बस समझते जाओ, आलमगीर तृतीय।
जो कि कब से कब तक था, 1754 से लेके 1759 तक, 1759 तक की हत्या हो गई। और दो अन्य बादशाह कौन, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, ठीक है, सबके नाम याद रखना, सब आने वाले आगे। शाह आलम द्वितीय कब से कब तक था इसका काल, 1759 से लेके मतलब 1759 टू 1816। उनको अभिजात के अंधा कर दिया। मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति का प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो ये सब चीज़ें हमने देखे। उसके बाद आप लोग देखेंगे एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखशियार, ठीक है, सब पढ़ने वाले हम। एक का इतिहास अगर आप उठाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों के मतलब हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर तो आप लोग देखोगे किस तरह से इन लोगों ने राज किए, क्या इन लोग था, क्या इनका शाही घराना था, उन सब के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। एकदम बेसिक है एनसीईआरटी, तो यहाँ पर हम लोग अभी इन सब चीज़ों को इतना ही रखेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है शाह आलम द्वितीय कब से कब तक राज करता है, अहमद शाह अब्दाली, है ना, उसके बाद जो जितने भी थे उन लोगों ने किस तरह से राज किए। अब हम चलते हैं राजपूत के ऊपर। अब हम लोग समझेंगे राजपूत, है ना। तो अब देखो राजपूत जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मराठों भी, फिर उसके बाद सिखों, जाट, हौसाल, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं राजपूतों की, तो बात करें हम लोग कि जो बहादुर शाह प्रथम था, है ना, इसको हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन, बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि इसने ही क्या किया, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई थी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम लोग बुक किताब के हिसाब से चले तो बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। राजपूतों ने बहुत किया मुगलों के लिए, है ना। उसके बाद आप लोग देखोगे फिर कुछ ही समय के बाद क्या होता है, बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर मुगल, है ना, मुगल लोग यहाँ पर काम करने का मौका दे रहे हैं व्यवस्था का, तो फिर उनको कुछ चीज़ें यहाँ पर दी जाती थी। अगर हम लोग बात करें 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर क्या करते गए, नियंत्रण करने गए। होता है समय के हिसाब से जब किन लोगों को वहाँ पर रखा जाता है, फिर वही लोग क्या करते हैं आगे चल के क्या करते हैं, विस्तार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद विस्तार करने के लिए अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह, बस अभी इतना समझ लो आप लोग, जोधपुर के राजा कौन थे, जोधपुर के राजा कौन थे, अजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा भी किया, लेकिन क्या होता है, इनकी सूबेदारी मतलब क्या, आपका गवर्नेंस, ठीक है। जयसिंह ने अपनी अजीत से गुजरात के, लेकिन उनकी सूबेदारी वापस नहीं की। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे जो कि यहाँ पर समय के हिसाब से आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद जयसिंह को मालेवा की सूबेदारी मिल गई। जैसे मैंने आपको बताया, बादशाह जहादर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के आस पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की क्या की, कोशिश की, और जोधपुर राजघराने में नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो कि सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी को स्थापित की, और उसे 1722 में आगरा की क्या मिलती है, आगरा की सूबेदारी दे दी गई, सूबेदारी दे दी गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे अपना विस्तार आगे होने से रुक गया।
ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, चित्तौड़गढ़ किला है, राजस्थान में स्थित है। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनवाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन पर भव्य रचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रह रचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय भी थे। ठीक है। उसके बाद जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में जयसिंह का वर्णन किया गया है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे। ठीक है, याद रखना आपको 12 वर्ष के लिए। कौन सूबेदार रहे? राजा जयसिंह सूबेदार रहे। ठीक है। उसके बाद और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। ठीक है, तो मालवा के भी रहे और कहाँ के रहे? मालवा के भी रहे और आगरा की भी रहे। उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राजा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वह अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। और अगर आप लोग चित्र 4 देखते हैं तो जयपुर में ही जंतर मंतर है, बहुत है, अभी फेमस है। आप कभी जाओगे तो इसकी कहानी भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, और अभी भी आपको यहाँ पे उतनी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे खड़ा मिलेगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कौन सा है? मेहरानगढ़ का किला है, जो कि अभी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में पूछा जा सकता है कि जो क्या है, मेहरानगढ़ का किला है, वे कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अंबर के शासक सेवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी के 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के सामने से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन कई हेतु उपकरण है। ठीक है, आज़ादी हासिल करना। तो अब हम बात करेंगे सिक्कों के ऊपर। ठीक है, जब हम बात करते हैं सिक्कों की, जब हम लोग बात करते हैं सिक्कों की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने अभी बात किया मराठों के ऊपर, जाट के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। तो सिक्कों का योगदान की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त योगदान था, और उनके बारे में आप लोग जब पढ़ोगे इतिहास तो आप देखोगे कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अध्याय 6 में हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। ठीक है, कब? 17वीं शताब्दी के दौरान। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पद की स्थापना की, जो कि हमने कल देखा था कि पूर्व पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़ाकर अपने शासन का सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। और हम लोग बात करें तो 1717 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। लगभग 1 साल के बाद क्या किया गया? उसको मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आगे की, तो हाँ, उसके बाद 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। ये भी हम बात करेंगे। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिला करते थे। ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। उन दिनों खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलते थे। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे, जिन्हें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। आपको ध्यान में रखना है, राखी व्यवस्था सिखों ने काम नहीं कर रहा। हाँ, हाँ, राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने उसके उपज के 20% के रूप में लेकर बदले अपने संरक्षण का प्रदान किया जाता था। अब आप लोग ये देख सकते हो
थोड़ा ऊपर अगर हम लोग इसको करें तो चित्रशिक में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, है ना। आपको पूछा जा सकता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो आपको बताते आना चाहिए गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह की है, तो आपको तलवार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने दी। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब को समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपने सिक्का गड़ाकर सार्वभौमिक शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। उसके बाद 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाकों में सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मराठों के ऊपर और फिर उसके बाद हम देखेंगे जाट के ऊपर। तो दोनों ही चीज़ों को अब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे मराठा के ऊपर, है ना। तो अब यहाँ पर मराठों की अगर हम बात करें तो आप लोग देखते होंगे कि पेशवा, ये आपने एक शब्द सुना होगा लगातार। ठीक है ना, उसके बाद शिवाजी नाम सुना होगा, लगातार सुनते हो, बहुत ही महान योद्धा थे। उसके बाद पुरंदर, है ना, पेशवा, 3 आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो एकदम एकदम बिल्कुल आपको समझना है चीज़ों को अभी पहले। ठीक है, उसके बाद सालाबाई की संधि, है ना, उसके बाद बांसरे की संधि, बहुत सी ऐसी संधियाँ हुई। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर जो हमारे लिए बेसिक चीज़ें मराठा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वो हम लोग पहले यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि मराठा राज्य के एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। ठीक है ना, जो कि अगर आप लोग मुख्य तौर पर अभी देखे हो तो महाराष्ट्र, है ना। उसके बाद जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था, मतलब लगातार मराठास के जो बहुत योद्धा थे वो क्या कर रहे थे, लगातार मुगल शासकों के विरोध में वो विरोध करते करते हुए उत्पन्न हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें शिवाजी के ऊपर, है ना, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इनका अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो 1627 से लेके 1680 के बीच, है ना, ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी कि देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक प्रचुरक कुणबी मराठा ने सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी के प्रायद्वीप ने मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चीतपावन ब्राह्मणों ने एक परिवार में ही हाथ रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा, जो कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बनी। आज भी अगर आप लोग देखोगे पुणे को, तो बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत ही खूबसूरती, यहाँ की जलवायु की भी अगर हम बात करें तो ये यहाँ की क्या बनती है, राजधानी बनती है। उसके बाद पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते हुए और मुगल सेना ने ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। अगर हम लोग आगे चले तो 1720 से लेके 1761 1720 से लेके 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ, है ना। आप लोग कह सकते हो कि यही काल था जहाँ पे बहुत सारा विस्तार यहाँ पे देखने को मिला। कब से, 1720 से लेके 1761 के बीच में। उसके बाद मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने शनि शनि और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाया, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। और ये किन्होंने छीना था, ये मराठों ने छीना था ना। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो शाहजी भोसले आते हैं, उसके बाद शिवाजी पढ़ेंगे हम, उसके जीजाजी आध्यात्मिक गुरु, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और इसमें मुख्य तौर पर आप देखोगे पुरंदर की जो संधि हुई थी वो भी कुछ यही की देन है। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे, वो हमारा बात का टॉपिक है। उससे पहले भी हम लोग समझ लेते हैं कि 1730 के दशक तक मराठा
नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही क्षेत्र पर चौथ और स्वदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब ये क्या होता है स्वदेश मुखी, क्या होता है उसके बाद चौथ, तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग अभी समझ लो कि किसी तो भी प्रकार का कर हुआ करता था, चौथ देते थे, लेते थे, स्वदेश मुखी क्या था, इसको जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लोगे तो लगातार नेक्स्ट वीडियो आती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो बनने वाला है हमारा चौथ और स्वरदोषमुखी के ऊपर, तो वो आप लोग को देख लेना है, ठीक है। बस आप अभी इतना समझ लो कि एक कर था जो कि वसूलने को मिलता था। उसके बाद 1737 में दिल्ली पर दावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई, है ना। आप लोग देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे विस्तार होते गया। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे पेट की रकम ली जाने लगी, ठीक है। उसके बाद साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए यह कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों की कोई सहायता नहीं मिली। तो आप लोग इस तरह को हम लोग जब पढ़ेंगे पानीपत की लड़ाई तो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे सहायता नहीं मिली, क्या परिणाम हुए, क्या चीज़ आई, वो सब हम लोग इस वीडियो में आगे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठा का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की माफ़ी मांगी गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इसके सिंधियों, है ना, यही पढ़ेंगे, सिंधियों, गायकवाड़ भी पढ़ने वाले, और भोसले जैसे मराठे सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। उसके बाद 1720 के दशक में मालवा में मराठों अभियानों के ने उस क्षेत्र को स्थित शहरों में विकास और समृद्धि को हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन में सिंधिया के संरक्षण, जिसे आपको पता है कि सिंधिया और होलकर कहाँ से आते हैं, ये उज्जैन और इंदौर तरफ से आते हैं। उसके बाद आश्रय सफलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। उसके बाद बुरहानपुर, पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर भी अपने व्यापार के संकलन था, लेकिन अब उसके अपने वाणिज्य भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया। तो ये आप लोग देखोगे किस तरह से यहाँ पे मराठों का चीज़ें हुई। जब हम लोग मराठा बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पूरा देखेंगे, पुरंदर की संधि, जीजाबाई कौन थी, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, दादा कांडदेव कौन थे, ये भी हम लोग समझेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे जो मराठा पेशवाओं का इतिहास है, जिसमें बालाजी विश्वनाथ आते हैं, बालाजी राव फर्स्ट आते हैं, बालाजी राव आते हैं, माधव राव आते हैं, नारायण राव आते हैं, माधव नारायण राव आते हैं, और बाजीराव द्वितीय के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे एक एक करके। बस आप अभी मराठों का इतना इतिहास जो अभी हमने बताया वो आप लोग समझ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं आगे। उससे पहले आपको एक चित्र दिख रहा होगा, तो ये 18वीं शताब्दी की दीक का राजमहल समूह है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुम्बद पर गौर करना है आपको। ये बांग्ला गुम्बद इसको कहते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, जाट देखने वाले हैं, ठीक है। तो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता दूर की। अपने नेता चूड़ामन, है ना, इनका कौन नेता था, चूड़ामन, इसके बारे में भी पढ़ने वाले, सब पढ़ने वाले। चूड़ामन ने नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए ये आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे, मुख्य तौर पर अगर हम लोग बात करें तो कौन थे, कृषक थे जाट लोग, और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से शहर इंपॉर्टेंट थे, पहला कौन सा है,
बल्लभगढ़, और दूसरा कौन सा है, पानीपत। तो आप लोगों को ये रखना है ध्यान में। उसके बाद सूरजमल में राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। उसके बाद 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र कौन, जवाहरी शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसके 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सब के बलबूत पर वह मुगलों से लड़ा। उसके बाद जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली बन गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला के जिन रूपों को पहली बार शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया, दिग में इमारतें उन्हीं रूप में नमूने बनाई गई। तो इस तरह से हम लोग जाटों के बारे में भी जब पढ़ेंगे, है ना, सूरजमल के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को, सीखने को मिलेंगी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि कुछ सूबेदारी होता है ना, खालसा दल होता है जो कि सिखों द्वारा लाया गया। उसके बाद मिसल क्या होती है, फौजदारी क्या होती है ना, इजारदारी क्या होती है, चौथ क्या होता है, किसको दिया जाता है, सरदेशमुखी किस तरह से होता है, ये क्या कर होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज भी हम लोगों ने डिस्कस किए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपको तो पता करते रहना है, ये क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको कोई कमेंट या कोई डाउट या कोई सजेशन देना है तो आप हमारा कमेंट बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।